हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिफाई स्टडी चैनल। आज हम स्वतंत्र भारत में प्रारंभिक शिक्षा का क्या विकास हुआ और कहां से प्रारंभिक शिक्षा का विकास स्टार्ट हुआ इसके बारे में जानेंगे। तो स्वतंत्र भारत वही जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद क्या क्या विकास बने, आयोग बने जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा और भारतीय शिक्षा के विकास में अपना अपना योगदान दिया, उसके विषय में आज हम विस्तृत जानकारी लेंगे। संक्षेप में थोड़ी बहुत जानकारी है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की प्रगति और विकास के कार्य शुरू हुए। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, उसके बाद देशवासियों को शिक्षित करना प्रजातंत्र की सफलता के लिए जरूरी था और देश की उन्नति शिक्षा से ही शिक्षा से ही संभव थी। इसलिए देशवासियों को शिक्षित करना सरकार ने अपना प्रथम कर्तव्य माना। इसलिए भारतीय संविधान की जो 45वीं धारा थी, उसमें कहा गया कि राज्य संविधान के लागू होने के भारतीय संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर जितने भी बालक हैं, छोटे मतलब 10 वर्ष तक के या 12 वर्ष तक के जितने बालक हैं, उनकी अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। तो राज्य के उत्तरदायित्व को जो धारा 12 है, उसमें स्पष्ट करते हुए कहा गया कि सरकार, भारतीय संसद और सभी स्थानीय व अन्य आधिकारिक वर्ग जितने भी हैं, जो भारतीय क्षेत्र और भारतीय सरकार के नियंत्रण में हैं, इसके लिए उत्तरदायी समझे जाएंगे। मतलब कहने का ये था कि जो जितने भी सरकार की भारतीय संसद है और स्थानीय आधिकारिक वर्ग जितने भी हैं भारत के, जो सरकार के नियंत्रण में हैं, वो सभी शिक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे। तो सर्वप्रथम 1957 में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद आया। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए, जिसमें ये कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा विस्तार के लिए योजना बनाना। मतलब कहने का है कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए कुछ योजनाएं बनेंगी, उसका किस तरीके से निस्तारण करना है या विस्तार करना है, उसके लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद ने अपने सुझाव दिए। दूसरा आता है केंद्रीय तथा राज्य सरकार को परामर्श देना। तो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का कर्तव्य था कि वो केंद्रीय और राज्य सरकार को शिक्षा के प्रसार के लिए परामर्श दे। नंबर 3, शिक्षा प्रगति का सर्वेक्षण करना। भारत में कहाँ कहाँ शिक्षा का कितनी प्रगति हुई है शिक्षा में, उन सबके सर्वेक्षण के लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का निर्माण हुआ। नंबर 4, प्राथमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना। तो जितने भी प्राथमिक विद्यालय थे 5वीं तक और जूनियर थे, उन सबका जो प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य शिक्षा थी, उसके लिए जो क्या क्यूरिकुलम या पाठ्यक्रम होगा, उसके बाद उसको तैयार करने का काम भी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद को दिया गया। और अखिल भारतीय परिषद का ये भी काम था कि वो शोध कार्य को भी प्रोत्साहन दे, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के प्रगति के लिए शोध हो। कोठारी आयोग की, तो 1964 से 66 के बीच में 2 साल के लिए कोठारी आयोग आया, जिसके कार्यभारी दौलत सिंह कोठारी थे। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम कोठारी आयोग रखा गया। इसका ये उत्तरदायित्व था कि जो 1957 से 76 तक 5 वर्ष की जो प्रभावपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था थी, वो हर बालक के लिए हो। मतलब कहने का था कि जो प्राथमिक विद्यालय यानी पहली कक्षा फर्स्ट से लेकर कक्षा 5 तक की जो आयु थी, जो 5 साल का जितना भी शिक्षा थी, वो हर बालक के लिए आवश्यक हो, उसके लिए व्यवस्था करना जरूरी था। और 1985 से 1986 तक 7 वर्ष की जो शिक्षा थी, वो हर बालक के लिए हो। आगे बात करते हैं कि प्रत्येक राज्य को प्राथमिक शिक्षा के विकास की योजनाएं भी बनानी चाहिए। ये कोठारी आयोग का सॉल्यूशन था। उसने ये कहा था कि हर राज्य प्राथमिक शिक्षा के विकास की योजना बनाएगा। नंबर 4, 1 वर्ग मील क्षेत्र में, मतलब कहने का था कि जो प्रत्येक गांव
या कोई नगर था, उसके हर वर्ग किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय अवश्य होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा था कि कक्षा 1 से 7 तक के जो अ, अधिक खर्चे थे या बालक अपनी कक्षा के बीच में से क्लास छोड़ देता था और उसके बाद आगे कंटिन्यू क्लास नहीं करता था, तो उससे जो एक्स्ट्रा बजट या खर्चा हुआ करता था, उस बालक पे जितना खर्चा हुआ है उसको कम किया जाना चाहिए, जिससे कि प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके। नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो 1968 में ये कहा गया कि जितने भी बालक हैं जो कि 10 से 12 वर्ष के बीच में आते हैं या 7 से 12 वर्ष तक के लिए जितने भी सभी बालक हैं, उनकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निश्चित पाठ्यक्रम और उपयुक्त कार्यक्रमों का विकास किया जाना चाहिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, उनका एक निश्चित करिकुलम होना चाहिए और उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1974, इसमें ये कहा गया था कि जो अनौपचारिक शिक्षा है, अर्थात औपचारिक शिक्षा तो बालकों को दी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण और अदर जो एक्टिविटी की शिक्षा होती हैं, जैसे शारीरिक शिक्षा, इन सबको भी कार्यक्रमों को प्राथमिक शिक्षा में जोड़ा जाए या और उन्हें शुरू किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसके अकॉर्डिंग प्राथमिक शिक्षा के दो प्रमुख पहलू होने चाहिए कि पढ़ाई के लिए हर बालक का नामांकन हो और 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा मिले। तो गांव में जितने बालक हैं वो 100% उनका नामांकन हो और नामांकन के साथ साथ जितने 14 वर्ष तक के आयु के बालक हैं उन सबको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिले, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार किया जाना चाहिए। और ये कहा गया कि जो शिक्षा की पद्धति है वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित। तो ये जो बाल केंद्रित शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया था, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था कि शिक्षक के अनुसार शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि शिक्षक को तो बहुत कुछ आता है और शिक्षक सिर्फ बोलता रहे और बालक उस पर कोई ध्यान नहीं देता, जिससे शिक्षा केंद्रित ना हो, शिक्षा बाल केंद्रित हो, यानी कि बालक को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए। आगे बात करते हैं राममूर्ति समीक्षा समिति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद एक राममूर्ति समीक्षा समिति बनाई गई, जिसमें ये सुझाव दिए गए कि जो संविधान के मूल अधिकार हैं उसमें शिक्षा को भी एक मूल अधिकार बनाया जाना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति हैं या भारतीय नागरिक हैं उनका शिक्षा ग्रहण करना एक मूल अधिकार हो। और ये कहा गया कि जो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति असंतोष है इस वक्त, इस पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और शिक्षा नीति के नामांकन और प्रतिधारण दोनों को ही कंटिन्यूस रूप में सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक नामांकन हो और बालकों की जो उपस्थिति है वो भी बढ़ सके। स्कूलों और ग्राम शिक्षा समितियों को जो अपने क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षा थे उनके सार्वभौमिकरण के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी बनाया जाए, यानी कि अधिक से अधिक सार्वभौमिकरण का मतलब हो गया कि प्राथमिक शिक्षा का अधिक से अधिक विकास करना। ये जो जिम्मेदारी है वो स्कूल और ग्राम शिक्षा समितियों को दी जाए कि वो ही इसके विकास के लिए उत्तरदायी होंगे। राममूर्ति समीक्षा समिति के 2 साल बाद एक जनार्दन रेड्डी समिति बनी, तो उसने भी अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए, जिसमें पहला था कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो है वो इससे नीति संबंधी समिति बनाए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो है वो प्राथमिक शिक्षा की या प्रारंभिक शिक्षा की जो नीतियां हैं उसके संबंध में कोई समिति बनाए। उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है उन्होंने प्रस्तुत की। तो जनार्दन रेड्डी समिति ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी कि अ, बस शिक्षा प्रारंभ करने के लिए एक बोर्ड होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड, और एक चौक, और कहीं भी आप शिक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसकी 8वीं पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी ज्वाइन किया गया और 8वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार बालकों को 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराया जाए, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया कि जितने भी बालक हैं गांव में या शहर में
उन सबको प्रत्येक 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, ताकि उन्हें अधिक से अधिक दूर न जाना पड़े शिक्षा के लिए, ग्रहण करने के लिए। क्योंकि अगर विद्यालय उस वक्त दूर हुआ करते थे तो लड़कियों की शिक्षा घर वाले आगे नहीं बढ़ाते थे और उनकी शिक्षा बीच में ही रुक जाती थी, जिसके कारण जो सरकार ने उनका पैसा खर्च किया है, वो पैसा पूरी तरीके से वसूल नहीं हो पाता था, क्योंकि उनकी एक बेसिक शिक्षा ही कंप्लीट नहीं हो पाती थी। आगे बात करते हैं अपव्यय और अवरोधन को। अपव्यय मतलब अगर कोई बालक पहली कक्षा से पढ़ता हुआ आ रहा है और उसे 8वीं तक पढ़ना है, लेकिन वो अगर 8 वर्ष से पहले 8वीं कक्षा पास करने से पहले ही बीच में छठी क्लास या 7वीं क्लास में अपनी आना बंद कर दे, तो उस पर जो सरकार ने 8वीं तक का खर्चा किया है वो बेकार हो गया, क्योंकि उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाई 8वीं तक। क्योंकि एक अनिवार्य शिक्षा ये मानी जाती है कि 8वीं तक तो निःशुल्क शिक्षा होनी ही चाहिए। और अवरोधन, तो जो बालक थे वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, अपनी अधिक से अधिक उपस्थिति दर्ज कराएं। तो इससे जो बालकों में अवरोधन उत्पन्न होता था कि मान लो अ, विद्यालय पास में नहीं है, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया, तो इस सब को भी अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए और इसको रोका जाए। और ये कहा गया कि जो जितने भी बालक हैं उस गांव के या शहर के, वो उनका नामांकन अधिक से अधिक हो, यानी कि जो जितने भी बालक उस गांव में हैं उनका नामांकन अवश्य हो, और नामांकन के साथ साथ वो विद्यालय भी अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कुछ और योजनाएं बनी 1992 के बाद, तो जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो प्राथमिक विद्यालय के भवन बनवाए गए और उनमें शिक्षक नियुक्त किए गए। मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक योजना चलाई गई, उसमें ये कहा गया कि जितने भी जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं है वहाँ प्राथमिक विद्यालय के भवन बने और उनमें शिक्षक की नियुक्ति भी हो और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जाए जो बालकों को पढ़ने के लिए आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए 1992 में राजस्थान में लोक जुम्बिश कार्यक्रम शुरू किया गया, जो कि प्राथमिक शिक्षा के बढ़ोतरी के लिए था। ऐसे ही 2 साल बाद 1994 में शैक्षिक दृष्टि से जितने पिछड़े जिले थे उन सब में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP की शुरुआत हुई। अब बालक इतना सब करने के बाद भी जब बालक नहीं आते थे और अवरोधन उत्पन्न होता था या अपव्यय होता था, तो इन सब को रोकने के लिए 15 अगस्त 1995 को एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, जिसका नाम था पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, यानी कि जिसे हम मध्याह्न भोजन योजना के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसे मिड डे मील योजना के नाम से जानते हैं। इसमें बालक सुबह आता है और लंच के टाइम पे उसे विद्यालय में ही भोजन बनाकर दिया जाता है, जिससे कि वो अधिक से अधिक उपस्थिति दर्ज कराए, क्योंकि बालक जो गरीब बालक हैं उन्हें एक टाइम का वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है, तो उन सब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उपस्थिति बढ़े, इसलिए मध्याह्न भोजन योजना का निर्माण किया गया और वो योजना आज तक प्रभावी है और अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। सन 2001 में एक सर्व शिक्षा अभियान का आया, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें। तो जिसके तहत ये कहा गया कि सभी जितने भी 14 वर्ष तक के बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। सन 2002 में 86वीं संविधान संशोधन में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि सन 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें ये कहा था कि जो मौलिक अधिकार है वो प्राथमिक शिक्षा भी होगा, यानी कि 14 वर्ष तक के बालकों को जो प्राथमिक शिक्षा दी जानी है वो उनका मूल अधिकार होगा और उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा सरकारी स्कूलों में। 2003 के अंत तक जो 6 से 11 वर्ष तक थे, 2003 2002 में जब मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो उसके बाद ये लक्ष्य रखा गया कि 2003 के अंत तक 6 से 11 वर्ष तक के जितने बालक हैं उनका 100% प्रवेश होना चाहिए। और ये कहा गया कि जो प्रवेश जब वो ले लेंगे, तो जब 11 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं उनका प्रवेश 2007 के अंत तक करना था, यानी कि 2003 के अंत तक 6 से 11 वर्ष तक के बालकों का प्रवेश होना चाहिए
और 2007 के अंत तक 11 से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं उन सबका प्रवेश अनिवार्य कर दिया गया। भारतीय संसद ने 2009 में शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया, जिसमें एक अनुच्छेद बनाया गया 21A के तहत ये कहा गया कि जो बालक छोटे हैं उन सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो उन्होंने एक अधिकार विधेयक 2009 शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 पारित किया, जिस पर 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और ये कानून बन गया राइट टू एजुकेशन। यानी कि जो अधिकार शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 बना उसे हम राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक शिक्षा लेना हर बालक का अधिकार है। और जो शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 पारित हुआ वो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद ये अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से सारे देश में लागू कर दिया गया। इससे जो शिक्षा का अधिकार है वो सभी बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की अनुमति मिल गई और हर प्राथमिक विद्यालय जितने भी सरकारी या गवर्नमेंट हैं वो सभी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत, और उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा किसी भी नाम पर। तो ये कुछ स्वतंत्र भारत होने के पश्चात जो बनाए गए कुछ समितियां थी जिन्होंने अपने अपने सुझाव दिए, और आज भी इन पर शोध चलते रहते हैं जिससे कि भारत की जो अधिक से अधिक शिक्षा है वो उसका प्रसार हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।